आइए फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंग्लिश में बेसिक्स कुछ देखेंगे जो काफ़ी बेसिक है। मतलब इंग्लिश का बोल सकते हैं कि एकदम जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है वहाँ पे मतलब जैसे लेटर, वर्ड, सेंटेंस तो जनरली लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उन ग्रामर को चीज़ों को बताऊंगा। जैसे कि एक वर्ड होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में देखने के बाद हम कैसे पता करेंगे कोई वर्ड की एक सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट है और वो क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग इन सब का बात करें, एक पॉइंट अपने समझिए। वो पॉइंट क्या है, आपने सुना होगा कि वॉइस दो तरह के होते हैं ना, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये जनरली तुमने सुना होगा, पता नहीं बनाया क्या जाता है, नहीं बनाया जाता है, वो सब रूल हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें देखना है कि आप एक सेंटेंस को देखने के बाद, आप एक सेंटेंस जब देखते हैं तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वो क्या है, वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। ठीक है, जनरली लड़कों से मैं अब तक पूछा हूं तो एक अलग अलग ही तरीका बताते हैं जहां पे वो फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम बाउट अ बैग। राम बाउट अ बैग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वॉइस, ये कैसा वॉइस है? क्या ये एक्टिव वॉइस है या ये पैसिव वॉइस है? ठीक है, पूछूं या फिर ये बताइए मुझे, इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है? ठीक है, तो जो कि आपका रिप्लाई हम ले नहीं सकते हैं तो हम खुद ही बताते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन्हें लड़कों से जो मैं पूछता हूं तो एक रिप्लाई आता है, सर ये वॉइस जो है ना, ये वाला जो लिखे हैं ये पैसिव है और बाकी सब एक्टिव है। और ये बात सही भी है, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये आपका वॉइस कैसा है, ये आपका वॉइस पैसिव है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई बताओ मुझे ये कि तुमने इसे पैसिव कहा तो आखिर क्यों कहा? ठीक है, आप इसे एक्टिव बोल रहे हो, आप इसे पैसिव बोल रहे हो, आप क्या सोच कर बोल रहे हो? आप ये मुझे बताओ कि आप इसे पैसिव क्यों बोल रहे हो? देखो मेरे भाई, अब तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं जनरली लड़कों से यही रिप्लाई आया, सर यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट है ना सर, तो पता चल रहा है काम किसी के द्वारा हो रहा है। जब काम किसी के द्वारा होता है तो उस केस में क्या होता है, वॉइस पैसिव होता है। मतलब यहाँ पे ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट या बाई प्लस एजेंट देखने के बाद बोलते हैं कि ये वॉइस कैसा है, पैसिव है। ठीक है, तो देखो ये बात सही है कि इसको देख कर पकड़ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वर्ड हो। जैसे मैं इसको मिटा भी दूं यहाँ से, ये अब बाई विराट नहीं लिखा तो क्या ये एक्टिव हो गया? ऐसी बात नहीं है। आप इस चीज को समझिए पढ़ने से पहले कि कौन सा वॉइस को पहचानने का बिल्कुल सटीक मेथड है। ठीक है, ठीक है, ये आपका वॉइस पैसिव है, लेकिन इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपका नहीं लगा है। ठीक है, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो ये जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव पहचानने के लिए। ठीक है, तो सर ये बता कैसे रहे हो कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है? चलिए देख लेते हैं इसको। देखो, जैसे एक वर्ब होता है गो, तो हर वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा। जैसे गो का एक फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म, वेंट, इसका एक थर्ड फॉर्म आता है, इसको हम बोलते हैं गोन। इसका एक फोर्थ फॉर्म है जिसको आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बहुत सारे नाम इसके हैं। या कंटिन्यूअस फॉर्म ले ले, आईएनजी फॉर्म बोल लीजिए, गोइंग। एक इसी का आता है V5 फॉर्म, या उसको सिंगुलर फॉर्म भी बोला जाता है, या V1 प्लस S या ES फॉर्म बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं गोज। इसी तरह से अगर आप प्ले वर्ब लिखेंगे तो प्ले का सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा आपका, प्लेड हो जाएगा। फिर इसका बनाएंगे आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग हो जाएगा, और इसका सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे क्या आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं, हर वर्ब का ये कुछ फॉर्म होता है। उसी तरह से एक वर्ब होती है बी। बी एक वर्ब है, बी के जो फर्स्ट फॉर्म में आते हैं बाबू, वो क्या आता है, इज, एम, आर और खुद बी। ये आपके बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म में आता है इज, एम, आर, बी। इसका सेकंड फॉर्म आता है वाज या वर, और इसका जो थर्ड फॉर्म आता है वो आता है बीन। ठीक है, ये 7 वर्ड है, इज, एम, आर, बी, वाज, वर और बीन।
ये सारे मिला के बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं। इन बी फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको क्या समझना है, आपका जब भी पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी किसका कंस्ट्रक्शन होगा, पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा, तो जब भी पैसिव का कंस्ट्रक्शन आपका होगा तो उस केस में आपका मैंडेटरी कंडीशन है कि बी की फॉर्म, मतलब कि इनमें से कोई वर्ब आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम V3 बोलते हैं शॉर्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा एक और चीज मैं पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, ये बताओ कि यार तुमने देखा होगा, पढ़ रहे हो इंग्लिश तो हल्का फुल्का तो पता होगा चीज कि जनरली वर्ब में क्या होता है कि डी या ईडी ऐड करते हैं तो V2 और V3 क्रिएट हो जाता है। जैसे प्ले है तो प्ले से ईडी लगा दिया, प्लेड आ गया, थर्ड फॉर्म ए प्लेड है, तो देखिए V2 प्लेड है और V3 प्लेड है। उसी तरह से एक वर्ब होता है बाई, बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना, बाई का V2 क्या होता है, बाउट, और इसका V3 भी होता है बाउट। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए, हम पता कैसे करेंगे सर, ये बताइए कि ये बाउट तो V2 भी है और V3 भी है, प्लेड V2 भी है और प्लेड V3 भी है, तो सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि कौन V2 है और कौन V3 है। आप तो सिर्फ V3 बोल रहे हो, ठीक है। तो देखिए मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था जो शुरू पढ़ते समझ में नहीं आता था कि रियल में है क्या, रियल में, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे रियल में है क्या। देखिए V2 जो है ना मेरे भाई, देखो सेंटेंस में रियल में कहीं आता नहीं है, एक ही जगह आपको मिलेगा। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आपने सुना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और जब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की बात करोगे तो उसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, अफर्मेटिव में प्लस में ऑब्जेक्ट अगर वर्ड आएगा बाद में। तो उस केस में आपने देखा होगा हेल्पिंग आपने नहीं लगाया होगा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके सेंटेंस में अगर V2 आ रहा है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ठीक है, जो भी होते हैं, डू, डज, डिड, कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज है, ये सब में से कोई भी आपके नहीं आते हैं। कब, जब वो V2 है। V2 के केस में कभी भी क्या होता है, आपका नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब, और V3 जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। इन दोनों में समझिएगा, V2 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। V3 और भी बहुत सारे काम करते हैं, एडजेक्टिव काम करेगा तो आ सकता है अलग, लेकिन जब ये वर्ब होगा तो उसके पहले वर्ब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा ही। तो एक चीज समझ लीजिए कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे बी की फॉर्म लिख रहे हैं। बी की फॉर्म मतलब यहाँ पे क्या है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिख रहे हैं तो ये V2 नहीं हो सकता, ये V3 ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया हो। आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये जो V3 है ये तो कंफर्म हो गया कि V3 जब भी आएगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब कंफर्म होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा ये भी समझ लीजिए, जब भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो उसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब चलते हैं। एक आता है आपका हैव की फॉर्म और एक आता है आपका बी की फॉर्म। देखिए हैव की फॉर्म में आपका हैव, हैज, हैड आ जाएगा, ठीक है, और बी की फॉर्म में ये सारे आपके वर्ब आ जाते हैं, सारे 7 वर्ड हैं, ये सारे बी की फॉर्म में आते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन है हैव प्लस V3 का तो उस केस में इसको कहते हैं ये सेंटेंस हो गया परफेक्ट। परफेक्ट टेंस या परफेक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हैव प्लस V3 आता है, ये एक्टिव सेंस है। और एक केस बनेगा आपका बी की फॉर्म प्लस V3। बी का मतलब इनमें से कोई वर्ड आएगा आपका और इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस को हम बोलते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन। अगर आपका पास पैसिव है तो इसी फॉर्म में होगा बी की फॉर्म प्लस V3, और V3 कहीं आता नहीं है। देखिए डू डज के बाद कहीं V1, डू डज के बाद हमेशा V1 आता है, ठीक है। डू, डज या डिड हो, शैल, विल कोई मॉडल होता है, ठीक है, या कैन, कुड, कुछ भी, ये सारे मॉडल है। इनके बाद भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आपके बाद V3 आएगा कहां से, V2 बता दिए, V2 बिल्कुल अकेले आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। और V3 कहां आता है, या तो हैव की फॉर्म के साथ आएगा या तो बी की फॉर्म के साथ आएगा। हैव की फॉर्म के साथ आएगा तो ये परफेक्ट टेंस होगा और ये एक्टिव होगा, और जब बी की फॉर्म के साथ होगा तो क्या होगा, ये पैसिव हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं, एग्जाम्पल पे इसको फिट करते हैं। सबसे पहले है ये बाउट। बाउट होता क्या है? बाई का मतलब होता है खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म है बाउट और उसका थर्ड फॉर्म भी बाउट होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ बाबू, ये बाउट जो है ये V2 है या V3 है? तो आप देखिए, क्या इस बाउट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? राम तो नाम है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट ये आ रहा है, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बिना कौन आएगा? V2 की V3, ऑब्वियसली आएगा V2। तो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब सिर्फ वर्ब देखिए, सेंटेंस में हम वर्ब ही क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं, याद रखिएगा, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। दुनिया में जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब तो कंफर्म होगा, वर्ब के बिना सेंटेंस तो क्रिएट ही नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग सारा फोकस करेंगे वर्ब पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या है? प्लेस। ये प्लेस कौन सा फॉर्म होता है? याद रखना, V1 प्लस ACAS फॉर्म, या इसको सिंगुलर फॉर्म वर्ब बोलते हैं। तो ये भी तो V2 V3 नहीं है ना, तो इसमें प्लेड है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट। यहाँ पे आपका वर्ब आ रहा है इज प्लेड, ठीक है। तो इज प्लेड देखिए आप ध्यान से, क्या ये प्लेड V2 है या V3 है? आप खुद सोचिए, देखिए तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये कंफर्म है, क्या होगा? ये V3 ही होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब कंफर्म आता है। अगर ये V2 होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो ये V3 है और V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है कौन सा? क्या इनमें से कोई है? इनमें से तो है। तो ये V की मतलब कि B की फॉर्म आ रहा है और प्लस में क्या आ रहा है? V3 आ रहा है। अब जब B की फॉर्म प्लस V3 हो गया तो हम तो इसे क्या चाहेंगे कि क्या है? ये पैसिव है। क्या इसे हम पैसिव बोलते हैं? विराट प्लेस क्रिकेट। भाई इसको हम कैसे पैसिव बोल सकते हैं, बताओ मुझे। ना तो यहाँ पे B की फॉर्म है और ना ही यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे V3 है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो B की फॉर्म दिख रहा है ना तो V3 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लगा ही, लेकिन ये तो V2 था, ना तो B की फॉर्म ना तो V3। तो ये कैसा हो जाएगा? एक्टिव। अगर ये फॉर्म फॉलो होता है, B की फॉर्म प्लस V3 आता है, तभी पैसिव बोलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन वाज चाइल्डेड। यहाँ पे देखिए वाज चाइल्डेड वर्ब है। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, और इसका V2 भी चाइल्डेड होता है और V3 भी चाइल्डेड ही होता है। तो आगे देख लेते हैं। तो ये बताइए V2 होगा या V3 होगा? अब खुद सोचो, अब सोचो कि क्या होगा, ये V2 होगा या V3 होगा? सर हमें दिख तो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब है ऑब्वियसली V2 नहीं हो सकता, ये V3 होगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? ये तो हमारे खानदान का ही है कि नहीं? मतलब कि B की फॉर्म है ना? तो B की फॉर्म का है, मतलब कि कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा? B की फॉर्म प्लस V3 पैसिव होगा। तो हम कह सकते हैं क्या होगा? आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन होगा। चलिए कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट्स करना चाहते तो मेरे आइए और कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इस पे ये सुटेबल है या नहीं। चलिए देखते हैं। अमन हैज बाउट अ बैग, ठीक है। फोकस करेंगे, आप कहाँ पे फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे ओनली किस पे? वर्ब पे, कि आपका वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो बाउट जो है, आप देखिए बाउट वर्ब है, हम बताए थे कि बाई एक वर्ब होता है। बाई का मतलब होता है खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बाउट, इसका थर्ड फॉर्म भी बाउट, ठीक है। ये बाउट लिखे BOUGHT बाउट, और थर्ड फॉर्म भी बाउट। तो मैं तुमसे पूछूं, ये बताना कि ये जो बाउट है क्या ये V2 है या ये V3 है? तो सेम डेफिनेशन पे चले जाओ, कहाँ पे? वहां पे आ जाओ कि भाई इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है सर। जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये V2 नहीं हो सकता, ये कंफर्म है कि V3 होगा। चलो सर, तो V3 तो मिल गया, तो मुझे B की फॉर्म प्लस V3 चाहिए। देखिए पैसिव का कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखे थे? पैसिव का कंस्ट्रक्शन ये था कि B की फॉर्म होनी चाहिए और प्लस में V3 होनी चाहिए। तो V3 तो मुझे मिल गया, लेकिन क्या ये B की फॉर्म है? हैज, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बी। इसमें तो है, ज्यादा ही नहीं है। मतलब याद करो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हैव की फॉर्म के साथ आता है परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये V3 तो है लेकिन B की फॉर्म नहीं है।
तो कोई एक कंडीशन फॉलो होने से नहीं होगा, बल्कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। आपके पास बी की फॉर्म भी होना चाहिए और V3 भी होना चाहिए, तब जाके उसे हम पैसिव कहेंगे, वरना पैसिव नहीं कहेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, संध्या इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब फिर फोकस करेंगे वर्ब। वर्ब क्या देख रहे हैं, इज। ये तो बी की फॉर्म में आता है। अब जब ये बी की फॉर्म में आता है तो मुझे सिर्फ V3 चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये तो कमिंग है। कमिंग मतलब ING फॉर्म, ING फॉर्म को हम V4 बोलते हैं। तो यहाँ बी की फॉर्म तो है, लेकिन V3 आपका नहीं। बी की फॉर्म है, V3 नहीं है। एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये आपका पैसिव नहीं हो सकता। ये भी क्या हो गया आपका, एक्टिव हो गया। हिंदी क्या हो जाएगा, संध्या दिल्ली से आ रही है। ये तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, यू कैन बी बीटेन बाय सोनी। अब इसका हिंदी क्या होगा, इस सब चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये फोकस कीजिए क्या ये एक्टिव है या और ये पैसिव है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या है, कैन बी बीटेन। ये सारा वर्ब है। कैन आपका एक मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आपका बी आया फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे बीटेन। देखिए बीट बैट बीटेन होता है, बीटेन जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है किसके साथ, बी के साथ है। ये खुद भी आया हुआ है, तो यहाँ भी तो हो गया बी की फॉर्म प्लस V3, यहाँ तो फुल हो जा रहा है, तो बी की फॉर्म भी है प्लस V3 भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पैसिव होगा। तो थर्ड सेंटेंस क्या आपका, पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई पेन हैज बीन स्टोलन। माई पेन हैज बीन स्टोलन। आप यहाँ भी देखिए आपका वर्ब हो जाएगा हैज बीन स्टोलन। देखिए स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टील का V2 लिखेंगे वो होता है आपका स्टोन, STOLE, और इसका V3 होता है स्टोलन। तो ये स्टोलन लिख रखा है मैंने, तो ये तो क्लियर है बिल्कुल क्यों V3 है। तो V3 तो है, क्या बी की फॉर्म भी है, हैव की फॉर्म आया हुआ है, बीन। बीन आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है बी। तो बीन है मतलब बी की फॉर्म है, प्लस में V3 है, तो बीन है बी की फॉर्म में प्लस V3 है, तो इसे हम कहेंगे ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर कभी कुछ ना बताया जाए तो आप वो चीज़ सही से समझ नहीं पाओगे। तो मैं इससे पहले इन चीज़ों का डिस्कशन करना बहुत जरूरी था, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो आपका जो है जस्ट इसके कुछ ही घंटों बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ये अलग पार्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इन सब चीज़ों को देखिए और समझिए, और इसके देखने के बाद ही आप देखेंगे अगला वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा फिर सब्जेक्ट क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके समझा कीजिए कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, तब आपका ग्रामर क्या होगा, सही होगा। वरना हमेशा लड़कन का ग्रामर में क्या होता है, कंफ्यूजन होते रहता है, शिकायत आते रहती है, सर ग्रामर समझ में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। हाँ, तो आपने वीडियो देखा, कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और ठीक है, और क्या इस पे इम्प्रूव किया था आप। मैं बिल्कुल नया भी हूँ यूट्यूब के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा से अच्छा देने की। ठीक है, तो आप एक बेसिक को पढ़िए समझिए, और कमेंट में बताइए कैसा वीडियो है, और उसको लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद पड़ता है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अगर नेक्स्ट आपको पार्ट आपको हम अपलोड करें और उस बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी ये वीडियो अपलोड होगी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।